हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं और ट्रांसक्रिप्शन का डिफिनीशन क्या था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। उसका हम लोगों ने देखा था कि सिस्टोन चाहिए, उसमें एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, और ये सारे मिलकर क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोसेस है वो कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम लोग पहला स्टेप्स की बात अगर करें तो पहला स्टेप्स जो होता है वो होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम लोगों ने देखा कि जो कोड एंजाइम्स है वो कोड एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, और सिग्मा फैक्टर अटैच होने के बाद वो क्या बनता है? होलो एंजाइम्स। और होलो एंजाइम्स आता है और पी साइड पे जो सिस्टोन है, पी एंड टी साइड पे, तो पी साइड पे मेनली आके वो बाइंड करता है, और उस बाइंडिंग के लिए सिग्मा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही सिग्मा होलो एंजाइम बाइंड होता है कहाँ पे? पी साइड पे, वैसे ही सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज हो जाता है। और जैसे रिलीज हुआ उसके बाद जो कोड एंजाइम है, जो मेन ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम्स है, वो क्या करता है? अब स्टार्टिंग कर देता है किसका? ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग, यानी आरएनए सिंथेसिस का स्टार्टिंग कर देगा। इसका फंक्शन वही होगा जैसे डीएनए पॉलीमरेज काम करता था, लेकिन अंतर ये है कि ये क्या करेगा? सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, और ये थाइमिन के जगह पे यूरेसिल को ऐड करता है। चूंकि आरएनए बनना है, आरएनए पॉलीमरेज है, और चूंकि हम लोग ये भी डिस्कस किए कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक ही टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सारे टाइप का आरएनए को बनाएगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो जब इनिशिएशन हो गया, एक बार कोड एंजाइम आ गया, सिग्मा फैक्टर बता दिया कि आपको यहाँ से क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन करना है, और वो बता के वहां से वो टर्मिनेट हो गया। इनिशिएशन शुरू होने के बाद, अब इनिशिएशन के बाद क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का इलोंगेशन होता है, और उसमें क्या होता है? द कोड एंजाइम रन्स ऑन सिस्टोन फ्रॉम पी साइड टू टी साइड। इसी को क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। Elongation is the process in which the code enzyme runs on cystone from P site to T site is called elongation. Elongation शुरू हुआ। अब ये जो कोड एंजाइम्स है, ये कोड एंजाइम्स जो 4 सब यूनिट से बना होता है, ये क्या किया? मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स है, ये क्या करेगा? आरएनए का सिंथेसिस करना शुरू करेगा। ठीक है, और ये मान लिया अगर हम करें तो ये कोड एंजाइम एमआरएनए बनाना शुरू करेगा। कोई भी आरएनए होगा वो यही बनाएगा, चूंकि यूकैरियोट्स का केस है। तो यहाँ पे यही कोड एंजाइम सारे आरएनए को बनाएगा, चाहे वो एमआरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए, या जो भी एसएनआरएनए हो, जो भी हो, ये सारा ये करेगा, सिंथेसिस करेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ? अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ आरएनए ये जो बना है, ये बनना शुरू होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये 5 to 3 की तरफ चलता है। ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो 5 to 3 की होगा, यानी ये 3 वाले जो टेम्पलेट स्टेट है, 3 वाले 3 to 5, उसके ये 5 to 3 क्या करेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ आरएनए का सिंथेसिस करना शुरू होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन जो होगा वो 5 to 3 होगा। 5 जो होगा पी साइड की तरफ, और 3 जो होगा वो टी साइड की तरफ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? तो 5 to 3 की तरफ होता है। ठीक है, अब बात करें जो इस पे ये बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है, यानी ये यूं कर सकते हैं जो आरएनए ये बन रहा है, आरएनए का जो क्वालिटी एंड सीक्वेंस ऑफ बेस होगा वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी वो इसी के ऊपर सारा डिपेंड करेगा, ना कि इसके ऊपर, नॉनसेंस के ऊपर, यानी सेंस स्ट्रैंड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। किसका? इसका जो बेस का सीक्वेंस है, क्वालिटी, वो सारा चीज डिपेंड करेगा किस पे? ये सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये बात हो गई। तो ये इनोवेशन में क्या हुआ? ये बनना शुरू होता है आरएनए। अब इसके बाद होता है पार्शियल रिलीज।
जैसे ही ये कोड एंजाइम आगे की तरफ बढ़ता है तो कोड एंजाइम का जैसे ही इफेक्ट खत्म होता है, फिर से जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है वो आपस में क्या होता है, फिर से रिकॉइलिंग करना शुरू हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। फिर से रीनेचुरेशन होने लगता है, और जैसे ही रीनेचुरेशन होगा तो जो आरएनए इससे बना हुआ था ये क्या होगा, बाहर की ओर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। एक और फैक्टर है, चूंकि आरएनए में यूरेसिल होता है तो यूरेसिल जो है डीएनए में वो बेहतर तरीके से बॉन्ड नहीं बना पाता है इन कंपैरिजन टू थाइमिन। थाइमिन बेहतर तरीके से एडेनिन के साथ और वो ज्यादा स्टेबल होता है वो बॉन्ड, इसीलिए जैसे ही एडेनिन थाइमिन आपस में आते हैं वहां पे यूरेसिल अलग हो जाता है, आरएनए अपने आप अलग होता है और धीरे धीरे क्या होता है ये बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है, और इसी को बोलते हैं पार्शियल रिलीज। और पार्शियल रिलीज के बाद ये पार्शियल रिलीज के बाद कहां पहुंचता है, इसी ये जो पार्शियल रिलीज हुआ इसी को क्या बोलते हैं लोकल, जैसे ये पार्शियल रिलीज जो आरएनए का हुआ इसका वजह हुआ लोकल रीनेचुरेशन। अब ये आगे बढ़ता गया, अब ये फिर से क्या हुआ, रीनेचुरेशन होता गया, ये धीरे धीरे बाहर निकलता चला गया। अब ये फाइनली कोड एंजाइम कहां पहुंचता है, टी साइट पे। तो टी साइट में पहुंचता है तो चूंकि ये रो डिपेंडेंट होता है, ये रो फैक्टर है, रो फैक्टर यहाँ पे होता है और ये कोड एंजाइम से टकराता है और ये बाहर निकल जाता है। ये टी साइट पे इंटरमीडिएट साइट है, इसी को बोलते हैं, ये रो फैक्टर के साथ जैसे ये कोलाइड करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन। यानी कोड एंजाइम वहां से टर्मिनेट हो जाएगा और इसमें क्या करेगा, ये रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसको वहां से टी साइट पे टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट में रो और सिग्मा का कोई रोल नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे अब जो ये सिग्मा फैक्टर जो वहां रिलीज हुआ था इनिशिएशन के बाद वहां से अलग हो गया था, अब ये फिर से कोड एंजाइम के साथ ये कंबाइन करके होलो एंजाइम बनाएगा और फिर से नया ट्रांसक्रिप्शन ये शुरू कर देगा। तो नया जब शुरू करेगा तो वो ही बात है कि फाइनली कंप्लीटली जब ये अलग हो गया, अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो डीएनए है फाइनली कंप्लीट रीनेचुरेशन ऑफ सिस्टोन रिजल्ट कंप्लीट रिलीज ऑफ आरएनए पूरा का पूरा क्या होगा, ये हमारा जो जिसमें चाहिए जो आरएनए बनना है वो आरएनए कंप्लीट रिलीज हो जाता है, कहां से, डीएनए से, और इसका फर्दर किसके लिए यूज होता है, ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो नाउ फ्री कोड एंजाइम सिग्मा फैक्टर यूनाइट टू फॉर्म होलो एंजाइम और अब नया ट्रांसक्रिप्शन इससे शुरू। तो ये ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो बात करें हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की, तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हमने डिस्कस किया था कि वहां पे सारे आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो उसका एक ट्रिक होता है आरएनटी। आरएनटी मतलब राइबोसोम, एम मतलब मैसेंजर, टी मतलब ट्रांसफर। ये तीन याद करने के लिए एक तरफ आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 कर दीजिए, ये लिखा होता, और दूसरी तरफ 1 तो R1 M2 एंड D3। आरएनटी इधर से चलेंगे, इधर से 1 2 3 चलेंगे, यानी राइबोसोमल आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 1, मैसेंजर आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसफर आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनटी अगर हम याद रखते हैं आरएनटी तो हम 1 2 3 अपने आप 1 2 3 से चलेंगे और आरएनटी से हम चलते जाएंगे, और इसके बेसिस पे हम लोग आसानी से ये कह सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 वो क्या बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 वो क्या बनाएगा, या आरएनए पॉलीमरेज 3 वो क्या बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो था वो मैसेंजर आरएनए बनाता है जो बाद में ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम पे क्या करता है, ट्रांसलेशन के टाइम पे एमिनो एसिड को लाके एमआरएनए पे अटैच करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है। इसकी बात अगर हम करें तो यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सिग्मा एंड रो फैक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, और दूसरा डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा 5 to 3 की तरफ होगा, जैसा कि इसमें हो रहा था। तो इसमें अगर बात करें, इसमें चूंकि स्पेसिफिकेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ही एमआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 ही राइबोसोमल आरएनए बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज 3 ही ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। चूंकि डिवीजन ऑफ लेबर यूकैरियोट के केस में होता है, इसीलिए वहां पे सिग्मा या रो फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि भाई सिग्मा यूरो फैक्टर की जरूरत यूकैरियोट्स में क्यों नहीं पड़ती है, तो क्यों इसलिए नहीं पड़ती है कि भाई वहां पर्टिकुलर काम पता हुआ है कि भाई ये काम वही कर रहा है। चूंकि यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में क्या था कि एक ही पॉलीमरेज है, उसको तीनों टाइप का आरएनए बनाना है, तो एक ही करेगा। तो अगर सिग्मा उसको कंट्रोल नहीं करेगा, रो फैक्टर उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे सिग्मा यूरो फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात हम करें यहाँ पे सेम बाय सेम वही होता है। ये भी ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो एमआरएनए बनाता है, ये क्या करेगा, आके यहाँ पे 3 to 5 डायरेक्शन वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करेगा और ये लोकल डीनेचुरेशन शुरू होगा। लोकल डीनेचुरेशन होने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करेगा, इस पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बनाना शुरू करेगा। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, फिर से रीनेचुरेशन होगा और ये एमआरएनए नहीं बन के क्या बनेगा, एचएनआरएनए। और वो एचएनआरएनए क्या होगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होगा बाद में एचएनआरएनए का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। दैट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो चेंज हो उसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज बोलते हैं। तो उसमें वो जो एचएनआरएनए होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और इसी को एमआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि एमआरएनए एचएनआरएनए से कैसे बनता है, उसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसमें क्या था कि जो स्पेसिफिक टाइप का जो पॉलीमरेज होगा वो स्पेसिफिक टाइप का आरएनए बनाएगा। तो यहाँ पे हम एमआरएनए की बात कर रहे थे, ये एचआरएन, तो वो क्या किया, जो एमआरएनए बनाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये क्या हुआ, पूरा पॉलीमराइज करते हुए लास्ट तक टी साइट पर जाएगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज ये टी साइट पे एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलते हैं। वो ये आरएनए पॉलीमरेज आसानी से रीड कर लेता है और वहां पे वो टर्मिनेट हो जाता है। वैसे ही इनिशिएटर पर इनिशिएट में भी वैसे ही सीक्वेंस को रीड करता है और वहां पे वो शुरुआत करता है और यहाँ पे आके वो टर्मिनेट हो जाता है। और फाइनली ये पूरा का पूरा डीएनए फिर से रीनेचर हो जाता है और पूरा का पूरा ये एचएनआरएनए क्या होता है, यूकैरियोटिक, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनए। ये यूकैरियोट में एमआरएनए नहीं बनता है बल्कि उसमें एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए के बाद में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होकर क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, सब जगह पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, ये दोनों नीट और एम्स के ही क्वेश्चन हैं। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाएगा, और अगर होगा भी तो सिर्फ बेस सीक्वेंस चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस जहां से हो कर लीजिएगा, नहीं तो हम करवा देंगे बाद में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, इफ बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना, उसका जो है बेस सीक्वेंस 5 to 3 में ACGUG, ये इसका बेस सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट इज बेस सीक्वेंस ऑफ सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सेंस स्ट्रैंड उसको बोला जाता है जिसपे एमआरएनए या आरएनए का सिंथेसिस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड, उसी को बोलते हैं क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर ये 5 to 3 है तो हमेशा जो क्या होगा, जो डीएनए है, मान लीजिए डीएनए की बात करें ये और ये, अगर ये सेंस स्ट्रैंड है तो सेंस स्ट्रैंड हमेशा क्या होता है, 3 to 5 की तरफ होता है। और ये तो ये सेंस स्ट्रैंड और नॉन सेंस स्ट्रैंड जो होता है वो 5 to 3 होता है। तो इस पे क्या होगा, ये जो सीक्वेंस बना है ये एमआरएनए का, ये 5 to 3 है, ये 5 to 3 दिया हुआ, यहाँ क्या बना, ACGUG ये बना है। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ पे होगा टेम्पलेट पे, बस U के जगह पे क्या होगा, थायमिन होगा। जहाँ पे मतलब ये आरएनए है, आरएनए तो है नहीं, आरएनए में यूरेसिल है, तो हम देखते हैं एडेनिन है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन। साइटोसिन के जगह पे क्या होगा, ग्वानिन। ग्वानिन के जगह पे क्या होगा, साइटोसिन। यूरेसिल के जगह पे क्या होगा, एडेनिन।
और गुआनिन की जगह पे क्या होगा, साइटोसिन। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो 3 to 5 होगा। क्या होगा, 3 to 5। तो अब 3 to 5 में हम देखते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड का, ये mRNA 5 to 3, सेंस स्ट्रैंड हमारा 3 to 5 और ये सीक्वेंस है TGCAC। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, TGCAC और ये है क्या सीक्वेंस TGCAC। तो ये TGCAC जो है ये है 3 to 5, यानी हमारा ये फंस रहा है, जबकि ये 5 to 3 नहीं, 5 to 3 क्या होगा, ये इसका स्ट्रैंड होगा, नॉनसेंस स्ट्रैंड का। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, क्योंकि ये जो हमारा सेंस स्ट्रैंड मैच कर रहा है वो इससे मैच कर रहा है, तो आंसर बी। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर इफ बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज दिस, सेम बाय सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देन व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ, यहाँ का सेंस स्ट्रैंड, यहाँ है नॉनसेंस स्ट्रैंड पूछ लिया, तो नॉनसेंस स्ट्रैंड का क्या होगा। तो नॉनसेंस स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो हमारा आरएनए क्या था, ये ACGUG हमारा ये आरएनए हो गया। अब हम एक डीएनए बनाते हैं, डीएनए सबसे पहले सेंस स्ट्रैंड बनाएंगे। सेंस स्ट्रैंड क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एडेनिन का थायमिन, गुआनिन का साइटोसिन, ये हमने क्लियर कर दिया। तो ये हमारा हो गया सेंस स्ट्रैंड। अब सेंस स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है उसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिस डीएनए डबल हेलिक्स में जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस स्ट्रैंड। हम लोग डिस्कस भी काफी कर चुके हैं। तो इसमें अब ये डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये होगा, तो एक थायमिन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, एडेनिन का थायमिन और साइटोसिन का गुआनिन, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो 5 to 3 होगा। यानी हम डायरेक्टली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे हम ये आरएनए के जैसा होगा, सिर्फ डीएनए में जो होगा वो यूरेसिल के बदले थायमिन आ जाएगा, बाकी सारा सेम होगा। यानी एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल के बदले खाली सिर्फ थायमिन आ गया, देखो, और बाकी ACG यहाँ थायमिन आ गया और G। यानी इस चूंकि ये आरएनए के जैसा ही नॉनसेंस स्ट्रैंड है, बिल्कुल सेम बाय सेम, बस खाली यूरेसिल का अंतर रहेगा, डिफरेंस, इसीलिए इस नॉनसेंस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं कि जो कोड हुआ है आरएनए बिल्कुल इसी के जैसा ये है, सिर्फ थायमिन का डिफरेंसेस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड। ये क्वेश्चन बहुत ब्रिलियंट है और यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन एम्स में उठाते हैं और इसी तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, फंसाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है। तो आरएनए जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आरएनए जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो दो तरह के आरएनए मिलते हैं, एक होता है जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वो होता है जिसमें डीएनए एब्सेंट होता है, वहां पे उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करेगा वो आरएनए होता है, जिसका एग्जांपल है मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस। यानी प्लांट पे अटैक करने वाला जितना वायरस है, ऑलमोस्ट वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। लेकिन जहां डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे बॉडी में यूकैरियोट्स के केस में जहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अगर जेनेटिक मटेरियल वहां पे डीएनए प्रेजेंट है तो आरएनए अगर होगा तो वो एज ये क्या होगा, एज नॉन जेनेटिक आरएनए, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी नहीं करेगा। इसका सिर्फ काम होगा इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेगा और वो क्या करेगा, जाके ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा। इसका फंक्शन ये होगा, ना कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वहां डीएनए पहले से ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर नॉन जेनेटिक का टाइप देखें, नॉन जेनेटिक आरएनए, तो नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है वो ये डिफरेंट टाइप होता है, एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये सारे टाइप के जो आरएनए हैं वो यूकैरियोट में मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में एचएनआरएनए छोड़ के बाकी नीचे एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए ही मिलता है। एचएनआरएनए यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। यही से क्वेश्चन फिर एक राइज कर देगा कि इन प्रोकैरियोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग RNA is absent, या which of the following RNA is not formed। अब वहां पे एचएनआरएनए का ऑप्शन रहेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा। तो अब हम लोग पूरा ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए है इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग जेनेटिक आरएनए में देखेंगे कि वायरसेस में होता है और कैसे जेनेटिक आरएनए ये फंक्शन करता है। ठीक है, आरएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे।
तो पहला है, हम लोग देखेंगे ये आरएनए के बारे में। तो पहला है मैसेंजर आरएनए, इसी को टेम्पलेट आरएनए बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में एमआरएनए बोलते हैं, एम फॉर मैसेंजर। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से कोडिंग करके कोडोन के रूप में इस पर मैसेज आता है, और ये मैसेज बाद में क्या होता है, ट्रांसलेट होता है एमिनो एसिड के फॉर्म में, यानी प्रोटीन के फॉर्म में। तो चूंकि जो इस पे मैसेज कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोन, और यही कोडोन क्या होता है आगे ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो एमआरएनए की बात करें, एमआरएनए सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है हमारे बॉडी में, मिनिमम अमाउंट में ये पाया जाता है 2 to 5%, सबसे कम मिनिमम। ये मिनिमम अमाउंट में ये हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले इस आरएनए के बारे में रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि एमआरएनए कुछ होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसको जीन रेगुलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। तो जीन रेगुलेशन में भी जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था, तो वही बताए थे कि जो जीन रेगुलेशन होता है वो जीन पहले क्या बनाता है, यही आरएनए बनाता है, और यही वो क्या था, एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या होता है, एक राइबोटाइप मतलब राइबोसोम टाइप का, ये यूं कह सकते हैं, ये पॉलीमर ऑफ बहुत सारे, इसमें जो आरएनए होता है इसमें बहुत सारे राइबोटाइप्स, ये यूं कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो चूंकि आरएनए है इसलिए इसको नाम दे दिया गया राइबोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है, बहुत सारा बना होता है, और जो एमआरएनए होगा उसके मिनिमम जो लेंथ होगा किसी भी एमआरएनए का, जनरल एमआरएनए की अगर हम बात करें तो उसका मिनिमम लेंथ होगा 100 कोडोन, और एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इसका मतलब कम से कम जो लेंथ होगा आरएनए का वो कम से कम कितना होना चाहिए, 300 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, यानी 300 यानी 100 कोडोन उसका लेंथ होगा मिनिमम। और अगर एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होता है तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टोटल न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, 300 न्यूक्लियोटाइड। बात करें मिनिमम मोलिकुलर वेट, कोई भी एमआरएनए है जिसका मिनिमम मोलिकुलर वेट अगर मेजर किया जाए तो उसका 5 × 10⁵ डाल्टन होता है मिनिमम, और इसकी जो मिनिमम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब साइज की बात किया जाता है, जो मिनिमम सेडिमेंटेशन है सबसे जो छोटा होगा एमआरएनए वो 8s टाइप का, उसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा वो 8s होगा, और इट प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन। और यही एमआरएनए, अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, यानी ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज फॉर्म ऑन एमआरएनए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। तो ये है। अब बात करें कि जो एमआरएनए है वो 2 तरह के होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक का जो एमआरएनए होता है वो मेटाबॉलिकली लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल मतलब उसका लाइफ स्पान छोटा होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। और इकोलाई का एग्जांपल लेंगे, इकोलाई एमआरएनए का अगर लाइफ स्पान हम देखें, एक्चुअली ये हाफ लाइफ दिया जाता है। हाफ लाइफ अगर हम देखें इकोलाई के एमआरएनए का तो वो मात्र 2 मिनट का होता है, 2 मिनट में वो आधा डिग्रेड कर जाएगा, है ना। तो इतना कम होता है। लेकिन यूकैरियोटिक का जो एमआरएनए होता है वो काफी स्टेबल होता है, और इसका जो हाफ लाइफ होगा वो फ्यू आवर्स और कई दिन तक भी हो सकते हैं, कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक एमआरएनए ज्यादा स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है इसका हम लोग आगे डिस्कस